सुप्रभात। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट एसएसटी आपका बुक हिस्ट्री, हिंदी में इतिहास कहते हैं। लेसन नंबर 7 अकॉर्डिंग द टेक्स्ट बुक नॉट गाइड, डेटेड 1 सितंबर 2020। पाठ का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पाठ बहुत अहमियत है। देसी जनता का मतलब हम लोग, मैं आपको कम से कम 300-400 वर्ष पीछे की लेकर चलते हैं, को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। यानी कि 1600 शताब्दी में जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर यहाँ पर आए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उससे पहले 600 सालों तक मुगलों ने राज किया और व्यापार करते करते बहुत सी और कंपनी आई थी, लेकिन व्यापार करते करते अंग्रेजों ने उन कंपनियों को भारत से निकालकर भारत में शासन करना शुरू कर दिया, राज करना शुरू कर दिया। आज जैसे वर्तमान में आप देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति महोदय भी हैं, लेकिन 1947 से पहले ये मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, ये सारे के सारे अंग्रेज होते थे, भारतीय कोई नहीं होता था, क्योंकि भारत गुलाम था। तो 18वीं शताब्दी के बाद लगभग भारत पर पूरा वो अंग्रेज कब्जा कर चुके थे। तो उनमें उनके मन में जागृत हुई कि भारत के लोगों को शिक्षित कैसे किया जाए। शिक्षित का मतलब शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा प्रदान कहाँ की जाती है? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो बेटे आपको यह जानकर आश्चर्य होगा 1800 शताब्दी से पहले स्कूल कैसे होते थे। आप कल्पना कीजिए, आप अपने बुजुर्गों से पता करोगे तो आपके बुजुर्ग भी बता देंगे कि गांव के 15-10 गांवों में एक स्कूल होता था, जो देश की आज़ादी के बाद। लेकिन उससे पहले आपने महाभारत में देखा, आपने रामायण में देखा कि वहाँ पर स्कूल क्या होते थे कि कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी होती थी, कोई पार्क नहीं होता था, कोई परेड नहीं होती थी, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती थी, कोई बच्चों की हाजिरी नहीं लगती थी कि गांव के 50-40 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और एक गुरुजी, जिसको संत भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, वो एक पेड़ की छांव के नीचे या टिन का कोई इस प्रकार का जगह बनी होती थी, उनको पढ़ा देते थे। 2 घंटे क्लास लगी, 3 घंटे क्लास लगी, और जब खेती बाड़ी का कोई काम होता था तो विद्यार्थी गायब हो जाते थे। तो ये शिक्षा पुराने ज़माने में होती थी। अभी आपने महाभारत में देखा होगा, रामायण में देखा होगा, लव कुश को किसने शिक्षा दी, अर्जुन के गुरु कौन थे, और अर्जुन के गुरु अभी गुरु द्रोणाचार्य है। तो अंडरस्टूड है कि वो एक ही आश्रम में उन्होंने शिक्षा दी थी, क्योंकि स्कूल होता तो बहुत से गुरु होते। तो वो पुराने ज़माने की शिक्षा थी। उसमें कोई 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं था, कोई 12वीं का नहीं था, कोई BA का नहीं था, कोई MA का नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी कि लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे और उसके बाद चले जाते थे। ये सिस्टम था इस देश का, क्योंकि देश गरीब था, लाचार था, तभी तो अंग्रेजों के अधीन आया। अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ का प्राच्यवादी एशिया। एशिया के अंदर भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है। हम एशिया महाद्वीप में आते हैं कि भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग, यानी कि बहुत से विद्वान थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, उनको भारत समेत जो एशिया की संस्कृति थी, जिसमें संस्कृत और अरबी मुख्य भाषा, सभी भाषाओं की यदि जानने की बात करें तो वो संस्कृत है, इनका पूरा ज्ञान था, उनको प्राच्यवादी कहते थे। ये प्रश्न आ सकता है। आंग्लवादी, आंग्लवादी किसको कहते हैं? आंग्ल से पता लगा, अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के समर्थक लोग, जो ये कहते थे कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजों की जो संस्कृति है वो संसार में सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा आता है भाषाविद। किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। आप भी भाषाविद हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है। आपको हिंदी पढ़नी आती है, बोलनी आती है, लिखनी आती है। आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, आप पंजाबी भी पढ़ सकते हैं, आप हरियाणवी भी पढ़ सकते हैं। तो आप भी वर्तमान में इस क्लास में भाषाविद कहलाते हैं। लॉर्ड मैकाले, अब तक जो शिक्षा हमारी चल रही थी,
अभी भी जो शिक्षा चल रही है उसमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये शिक्षा पद्धति सन 1835 में लॉर्ड मकाले लेकर आया था। लॉर्ड मकाले कौन था? अंग्रेज, इंग्लैंड से दुश्मन था और अंग्रेज हमारे पर राज कर रहे थे, तो वही लेके आएंगे। मेकाले को भारत में पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा, यूरोप वाली शिक्षा का जनक माना जाता है। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने शिक्षा अधिनियम पारित किया। कौन सा पारित? लॉर्ड मेकाले, जो अभी नई शिक्षा नीति एक बनी है, प्रारूप आएगा जब बात, लेकिन अभी भी अधिकांश भाग लॉर्ड मेकाले का है। ये शिक्षा पद्धति 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने शिक्षा अधिनियम पारित किया। कौन सा? कि अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान की जाए भारत में। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखकर भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो लोग हैं, वो क्लर्क हैं या छोटी मोटी नौकरी के लिए हमारे पास अप्लाई करें, यानी कि गुलामी का प्रतीक बन जाए, उनकी भाषा को हम समझें, वो हमारी भाषा को समझे, थोड़ी आसानी हो जाएगी। लॉर्ड मेकाले का कोई मतलब नहीं था कि भारत को शिक्षित करना, बल्कि लॉर्ड मेकाले का मतलब था कि भारत में इस प्रकार के क्लर्क और बाबू मिल जाएं जो अंग्रेजी भाषा को, हमारे जो प्रारूप जो हम लागू करते हैं उसको आसानी से समझ सके, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेजी जानने वाला तो एक भी नहीं था, लिखित दस्तावेज नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी। अब आप द्रोणाचार्य की बात करें, लव कुश की, श्री राम के गुरु कौन थे, तो आपने देखा होगा आश्रमों में कोई किताब नहीं होती थी। वुड्स डिस्पैच 1835 में अधिनियम पारित किया। 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में अंग्रेजी के प्रचार प्रसार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यानी कि 1835 और 1854 के अंदर अंग्रेजी का प्रस्ताव कितना हुआ। उसके लिए क्या किया गया? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए, उसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश को रखा गया। यहाँ मैं बता दूं कि पहली जो IAS परीक्षा, जो हमारी सबसे बड़ी पोस्ट है, वो सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। ईसाई मशीनरियों की भूमिका। ईसाई कौन है बेटे? अंग्रेज, जो ईसा मसीह को मानते हैं। अंग्रेजों को, अंग्रेज ईसाई धर्म को मानते हैं, जैसे धर्म हिंदू, हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, तो ईसाई में अंग्रेज। ईसाई मिशनरियों ने 1800 में एक छापाखाना और 1818 ईस्वी में एक कॉलेज खोला। नई, यानी कि ये ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, शिक्षा का प्रचार, नैतिकता की बात कर रहे थे। ईसाई मशीनरी के लोग जो थे वो नैतिकता से शिक्षा प्रदान कर रहे थे। नई दिनचर्या, नए नियम, इसके अंतर्गत क्या किया? कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में आई थी, 1854 ईस्वी में देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया, यानी कि 1835 में ये लागू किया। तो कुछ संस्कृत या अरबी भाषा को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया, नई दिनचर्या बनाई, कुछ नए नियम बनाए। नए नियम का मतलब विद्यार्थी स्कूल में आएगा, विद्यार्थी की हाजिरी लगेगी, उसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में भेजी जाएगी, बोर्ड में भेजी जाएगी, जिस प्रकार आजकल आप देखते हैं। क्योंकि 1835 से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ना रजिस्टर था, ना हाजिरी लगती थी, ना यूनिफॉर्म था, ना स्कूल था, जब मर्जी आओ। और 50-40 बच्चे किसी भी गांव में, किसी भी छाव में, किसी गुरु की देख रेख में वो शिक्षा प्रदान, यानी कि लिखना पढ़ना, छापाखाना था ही। अब आते हैं कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन। अब महात्मा गांधी लगभग 19वीं शताब्दी में 1900 से लेकर 1947 तक तो पूरे भारत के इतिहास में छाए हुए आप देखते हैं। गांधी जी की क्या सोच थी? व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक का मतलब जो आप शिक्षा ले रहे हैं वो व्यवहार में लाएं। आपने स्कूल में पढ़ा कि माता पिता का कहना मानना चाहिए, इसका मतलब माता पिता का कहना मानना चाहिए। आपने स्कूल में पढ़ा अब तक कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो आपको भी बड़ों का आदर करना चाहिए। स्कूल में आपने पढ़ा और पुस्तकों में लिखा हुआ कि परिवार में किसी भी प्रकार का काम हो उसमें हाथ बटाना चाहिए, तो परिवार में भी कोई काम होगा उसमें भी आपको माता पिता का साथ देना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, काम करना चाहिए। हस्तशिल्पों का ज्ञान। गांधी जी चाहते थे कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ, यानी आप 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, तब तक आपको किसी न किसी कला का ज्ञान होना चाहिए, हाथ की कला। चाहे आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, चाहे आप कपड़ा बुनकर हैं, चाहे आप कोई
और अच्छी चीज़ बना सकते हैं, यानी कि कोई न कोई आपके पास कला हो, हाथ का रोजगार। जिस प्रकार अभी आपने देखा हाथ के रोजगार वाले कौन से हैं, चिनाई का मिस्त्री देख सकते हो, लकड़ी का मिस्त्री देख सकते हो, लोहे का मिस्त्री देख सकते हो, शीशे वाला मिस्त्री देख सकते हो, बिजली की फिटिंग करने वाला मिस्त्री देख सकते हो, क्योंकि वो हस्तकला में आते हैं। मौखिक शिक्षा, गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा कुछ मौखिक भी हो, किताबी ज्ञान के अलावा। किताबी ज्ञान के अलावा कौन सी शिक्षा होती है, जिसको हम मैनर्स वाली कहते हैं, जिसको हम संस्कार वाली शिक्षा कहते हैं। यानी कि आपने बीए कर लिया, आपने एमए कर लिया, आपने +2 कर लिया, आपने 10वीं कर लिया, और यदि आप में संस्कार नहीं है, आप माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, आप घर में फायदे की बजाय घर का नुकसान कर रहे हैं, आप मुंह से अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तो इस शिक्षा का पढ़ने का आपका कोई फायदा नहीं है। आपको संस्कारक बनना, एक अच्छा इंसान बनना, ये शिक्षा का मतलब, ये गांधी जी के विचार थे। स्वदेशी माध्यम से शिक्षा, गांधी जी चाहते थे कि भारत की जो भाषा है संस्कृत और हिंदी, इससे ज्ञान दिया जाए। अपने परिवेश में को समझाने की शिक्षा, तो गांधी जी कहते थे अपना जो परिवेश है, रहन सहन है, जिस प्रकार हम हरियाणा है, हरियाणा की जो हमारी संस्कृति है, इसका भी हर विद्यार्थी को ज्ञान होना चाहिए। और गांधी जी की सबसे पहली एक शिक्षा थी कि बिना संस्कार के यदि शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। यदि आप माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, यदि आप बड़ों का आदर नहीं करते हैं, यदि आप घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाते हैं, यदि आप सच नहीं बोलते हैं, यदि आप बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, तो इस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि शिक्षा का फायदा तभी होगा जब आप में संस्कार होंगे, किसी भी विद्यार्थी में। और यदि संस्कारिक आप शिक्षा ले रहे हैं तो एक दिन आप अवश्य कामयाब होंगे। आगे आते हैं शांति निकेतन। इस संस्था का जो गठन है 1901 में, यानी कि 120 साल पहले, रविंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे पर एक शांत वातावरण किया। शांति निकेतन बहुत बड़ी संस्थाएं चल रही है वर्तमान में, बहुत से शांति निकेतन, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि शिक्षा एक ऐसी जगह दी जाए जहाँ प्राकृतिक हो, प्रकृति के माहौल में अनुशासन ज़्यादा ना हो, ताकि वो प्रकृति में जिस प्रकार छोटा पौधा बड़ा होता है और बड़ा पौधा होकर फल फ्रूट देता है, उससे ज्ञान लिया जाए, पेड़ पौधों से ज्ञान लिया जाए, पशु पक्षियों से ज्ञान लिया जाए, तो इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जो एकांत के अंदर। उस रविंद्रनाथ टैगोर इसके समर्थक थे, और रविंद्रनाथ टैगोर इसके भी समर्थक थे कि भारतीय यानी कि प्राच्यवादी शिक्षा के साथ साथ कौन सी आंग्लवादी शिक्षा यानी कि पश्चिमी शिक्षा का भी विवेचन किया जाए, ताकि हम संसार को जान सकें, संसार के बारे में हमें नॉलेज हो। रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार करमचंद गांधी, जिनका नाम शुरू का है, जिनको आप महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा कहकर गांधी जी को पुकारा था। विलियम जोन्स, एक जज, विलियम जोन्स, ये नाम क्या है, अंग्रेजों के नाम है, इंग्लैंड से आए थे, क्योंकि 16वीं शताब्दी से जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, आहिस्ता 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 1800 में तो बिल्कुल देश पर कब्जा कर लिया, एक स्टेट पे, किसी राजा के, महाराजा के। तो ये जज आए तो इन्होंने क्या देखा कि प्राच्यवादी शिक्षा का इनको बहुत ज्ञान हुआ, इन्होंने संस्कृत को भी सीखना शुरू किया, और एशिया और भारत के तक्षशिला और ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुना था, चाणक्य के बारे में सुना था, समुद्रगुप्त के बारे में सुना था। तो इस का वो अवलोकन, अध्ययन करना चाहते थे, उन्होंने संस्कृत भी सीखी। और विलियम जोन्स ने ये देखा कि भारत की संस्कृति तो बड़ी प्राचीन है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, जैसे आप रामायण और महाभारत में देखते हैं। लेकिन बीच में कहीं न कहीं इस हिंदू धर्म के अंदर कोई कर्मकांड और इतनी भ्रांतियां ऐसी आई, जिसके कारण क्या है कि भारत का पतन हुआ। और आज जो भारत वर्तमान में है, यदि मुगल और अंग्रेज इस पे शासन ना करते तो शायद वर्ल्ड में पहली पावर होती। जेम्स मिल और टॉमस मैकाले, ये दोनों ही इस प्राच्यवादी शिक्षा के खिलाफ थे, क्योंकि दोनों इस 1835 में जब ये टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लेकर आया,
इसका मतलब यदि भारतीयों को भारतीय परिवेश में शिक्षा दे दी कि भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, आप लोग क्या है, तो क्या करेंगे कि भारत के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए इनको आधे अंग्रेज बना दिए जाएं और आधे भारतीय रखे जाएं ताकि ये गुलाम बनकर रहेंगे। ये इसकी सोच थी। तो इस पाठ को पूरा आपने पढ़ना है और आज से लगभग 200-250 साल पहले की थोड़ी सी चर्चा करनी है। आप दिमाग में रखें कि उस टाइम इस प्रकार के स्कूल नहीं होते थे और नेचुरल बात है कि अब समय बदलता है। इतिहास के अंदर दर्ज होगा कि 5 और 6 महीने स्कूल नहीं लगे। आज तक 100 साल 200 साल का इतिहास करें तो नई एजुकेशन पद्धति, ऑनलाइन क्लासेस या डिस्टेंस एजुकेशन जिस प्रकार कभी आपने सपने में नहीं सोची थी कि इस प्रकार का भी कोई कंसेप्ट आएगा, तो उससे पहले पुराने ज़माने के अंदर ये चीज़ें जो थी वो साधु संत या आश्रम में जाकर विद्यार्थी एजुकेशन लेते थे। ओके, थैंक यू।